Hello everyone, myself Priya, and here I am going to start the August month value added material by the Insight IAS, which is very useful for the prelims as well as for mains आंसर राइटिंग। तो चलिए स्टार्ट करते हैं GS2 के फर्स्ट टॉपिक से, जो कि है यूनिफॉर्म सिविल कोड। तो यूनिफॉर्म सिविल कोड सबसे पहले हम जानेंगे व्हाट इज द यूनिफॉर्म सिविल कोड। तो we can say that the uniform civil code is a common set of law, है ना, which govern the entire country and which is applicable to the entire country, applicable to the entire religious communities in a country, और उनके पर्सनल मैटर्स पर भी एप्लीकेबल होगा, जैसे कि मैरिज, डाइवोर्स, इनहेरिटेंस एंड अडॉप्शन। मैरिज, डाइवोर्स, इनहेरिटेंस एंड अडॉप्शन, ये कॉमन सेट ऑफ लॉज प्रोवाइड करते हैं फॉर गवर्निंग एवरी सिटीजन। नेक्स्ट हम देखेंगे कि क्या कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन है, कॉन्स्टिट्यूशन में इसे कहाँ पर रखा गया है। तो आर्टिकल 44 एंड आर्टिकल 37। आर्टिकल 44 प्रोवाइड करता है यूनिफॉर्म सिविल कोड, है ना। स्टेट शैल एंडेवर टू प्रोवाइड फॉर इट्स सिटीजन्स अ यूनिफॉर्म सिविल कोड। और आर्टिकल 44 कहाँ पर आता है, डीपीएसपी में। हम जानते हैं कि डीपीएसपी में कहाँ से कहाँ तक आर्टिकल आते हैं। डीपीएसपी में आर्टिकल होते हैं आर्टिकल 36 से 51 तक। तो आर्टिकल 37 भी कहाँ पर आएगा, डीपीएसपी में। डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, इट इज द स्टेट रिस्पॉन्सिबिलिटी, इट इज द स्टेट responsibility to provide the article 44 and article 37 and to govern the country, to govern the state on the lines of the uniform civil code, है ना। वी कैन से दैट। सिग्निफिकेंस जानेंगे हम, क्या सिग्निफिकेंस हो सकते हैं इसके। फर्स्ट ऑफ ऑल द प्रमोशन ऑफ द सेकुलरिज्म, कैसे सेकुलरिज्म प्रमोट होगा, है ना। एंड करेगा जेंडर डिस्क्रिमिनेशन को ऑन रिलीजियस ग्राउंड्स। सेकेंड इज प्रोटेक्शन ऑफ वल्नरेबल एंड विमेन्स राइट। वल्नरेबल कौन होते हैं, वल्नरेबल होते हैं हमारे माइनॉरिटीज, विमेन, चिल्ड्रन, है ना। दीज आर द वल्नरेबल सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी। और सारी जो कम्युनिटीज़ हैं उनको एक साथ लाने में ये हेल्प करेगा, इंश्योर करेगा विमेन द राइट टू अ डिग्निफाइड लाइफ। ये इंश्योर करेगा कि जो विमेन हैं वो डिग्निफाइड लाइफ एंजॉय करें। और थर्ड वन इज जेंडर जस्टिस। ज़्यादातर यही देखा जाता है कि जो विमेन की जो राइट होती है ना, वो यूजली लिमिटेड होती हैं, चाहे हिंदू में हो चाहे मुस्लिम में हो। तो कोर्ट ने भी हमेशा ये बोला है अपने जजमेंट में कि गवर्नमेंट को यूनिफॉर्म सिविल कोड की डायरेक्शन में मूव करना चाहिए, और साहबानो केस के अंदर भी यही चीज बोली गई थी। नेक्स्ट इज प्रिवेंट्स रिलीजन बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन। जो रिलीजन से बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन, जितनी भी वो डिस्क्रिमिनेट होती है सोसाइटी में, उनको भी ये प्रिवेंट करेगा, है ना। नेक्स्ट इज एंडिंग अनजस्ट कस्टम्स एंड ट्रेडिशंस। जो भी अनजस्ट एंड अनफेयर कस्टम्स चलते आ रहे हैं हमारे देश में, और जो भी ट्रेडिशंस हैं, उनको भी एंड करने में हेल्प करेगा। और ये हेल्प करेगा टू इरेडिकेट मैनी इविल्स। जितनी भी कुरीतियां हैं हमारी सोसाइटी में जो कि इरेशनल हैं, उन सबको एंड करने में ये मतलब मदद करेगा। नेक्स्ट वन इज इंडियन लॉज टू फॉलो अ यूनिफॉर्म सिविल कोड इन मोस्ट सिविल मैटर्स। कहाँ कहाँ पर यूनिफॉर्म सिविल कोड फॉलो होता है हमारे देश में, बहुत सारे हैं। जैसे कि इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट हो गया, है ना, सिविल प्रोसीजर कोड हो गया, सेल्स ऑफ गुड एक्ट, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी, पार्टनरशिप एक्ट, एविडेंस एक्ट एटसेट्रा। तो हम ये एग्जांपल साइट कर सकते हैं अपने आंसर राइटिंग में कि हाँ हाँ यहाँ पर ये यूनिफॉर्म सिविल कोड हमारे भारत में फॉलो होता है। और नेक्स्ट ये ईज कर देगा एडमिनिस्ट्रेशन को। कैसे ईज कर देगा, एक ही लॉ होगा जो कि पूरी कंट्री को गवर्न करेगा, तो उसको एडमिनिस्टर करना भी मतलब बहुत ज़्यादा ईजी हो जाएगा फॉर द ह्यूज पॉपुलेशन बेस ऑफ इंडिया। अब अच्छी अच्छी चीज़ें तो हमने देख ली,
नेक्स्ट हम देखेंगे चैलेंजेस फेसिंग द पासेज ऑफ यूनिफॉर्म सिविल कोड। मतलब अगर हम यूनिफॉर्म सिविल कोड को पास करने जाएं, है ना, तो क्या क्या चैलेंजेस आएंगे। सबसे पहला चैलेंज तो यही आ जाएगा कि वायलेशन ऑफ द फंडामेंटल राइट है। ये कैसे है देखते हैं। आर्टिकल 25 क्या कहता है, राइट टू रिलीजन। तो ये राइट टू रिलीजन का वायलेशन करता हुआ, मतलब ऐसे लोग सोचते हैं कि हमारे राइट का इंटरफेरेंस हो रहा है हमारे रिलीजियस अफेयर्स में। आर्टिकल 25 हमारा जो राइट है अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन वो वायलेट हो रहा है। तो बहुत सारी ऐसी बॉडीज है, रिलीजियस बॉडीज हैं जो इसका अपोज करती हैं। सबसे पहला चैलेंज तो यही हो जाएगा। दूसरा चैलेंज हो जाएगा कि ये डाइवर्सिटी को रिड्यूस कर देगा। कैसे रिड्यूस कर देगा, हम एक ही कलर की पेंटिंग मतलब सब पर नहीं कर सकते, है ना। वी कैन नॉट पेंट एवरीवन इन वन कलर। वाई? क्योंकि हम जानते हैं कि जो हमारी कंट्री है वो काफ़ी ज़्यादा डाइवर्स है, जहाँ पर बहुत ज़्यादा डाइवर्स कल्चर, रेस, एथनिसिटी, मतलब इतनी ज़्यादा डाइवर्सिटी है हमारी कंट्री में, बहुत ज़्यादा। तो मतलब आइडेंटिटी क्राइसिस हो जाएगी। हम ट्राइबल की जो आइडेंटिटी क्राइसिस है उनको पहचानना, और उनके लिए भी हम मुश्किलें पैदा कर देंगे। हम सेम लॉ, मतलब एक ही जूता हम सभी लोगों को कैसे पहना सकते हैं। वन साइज फिट अप्रोच ये नहीं हो सकता, है ना। तो दूसरा चैलेंज ये हो जाएगा। तीसरा हो जाएगा कम्युनल पॉलिटिक्स, सांप्रदायिक, मतलब एक दूसरे में दंगे फसाद करवाने लगेंगे लोग, है ना। सबसे ज़्यादा जो सफ़र करेंगे वो माइनॉरिटीज़ करेंगे। फोर्थ हो जाएगा कि मल्टीकल्चरलिज्म को थ्रेट आ जाएगा। कैसे थ्रेट आ जाएगा, हमारी जो इंडिया है वो मल्टी कल्चर फॉलो करती है। हमारी कंट्री मल्टी कल्चरल कंट्री है। यहाँ पर हर कल्चर के, है ना, लोग रहते हैं। तो उनके लिए भी थ्रेट हो जाएगा कि हम एक ही जैसा लॉ, मतलब एक ही साइज का जूता हम सबके पैरों में पहना देंगे। तो ये भी काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। नेक्स्ट जो है वो सेंसिटिव हो जाएगा, बहुत ज़्यादा टफ टास्क हो जाएगा गवर्नमेंट के लिए। गवर्नमेंट को बहुत सोच समझ के ये चीज़ें लागू करनी पड़ेंगी, क्योंकि लोगों के जो सेंटीमेंट हैं वो हर्ट होंगे। हमारी कंट्री में रिलीजन मतलब बहुत ज़्यादा प्रिवेलिंग है, रिलीजन के लिए दंगे फसाद भी हो जाते हैं। नेक्स्ट है लैकिंग पॉलिटिकल विल। ये काफ़ी ज़्यादा सेंसिटिव इश्यू है, तो जो पॉलिटिकल कंसेंसस है ऑन दिस पार्ट काफ़ी हार्ड हो जाएगा। कुछ इंपॉर्टेंट केसेस देख लेते हैं इससे रिलेटेड, जैसे स्टेट ऑफ बॉम्बे वर्सेस नरासू अप्पा माली, लिली थॉमस वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, एस आर बोमाई वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। इन दो केस को हम याद रख सकते हैं, है ना। नेक्स्ट हम देखते हैं कि इंडियन लॉज टू फॉलो यूनिफॉर्म सिविल कोड इन मोस्ट सिविल मैटर्स। यस, मैंने बताया था कि इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में भी फॉलो होता है। सिविल प्रोसीजर कोड, सेल ऑफ गुड एक्ट, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट, पार्टनरशिप एक्ट, एविडेंस एक्ट एटसेट्रा। हर जगह हमारे भारत में बहुत सारे ऐसे लॉ हैं जहाँ पर यूनिफॉर्म सिविल कोड फॉलो होता है। वे फॉरवर्ड देखेंगे हम, तो वे फॉरवर्ड में हम देखेंगे कि हमें काफ़ी ज़्यादा सेंसिटाइजेशन एफर्ट्स डालने पड़ेंगे अगर हमें इसे मतलब अपनी कंट्री में लागू करना है। जो करंट इंस्टीट्यूशन है उनको मॉडर्नाइज करना पड़ेगा, डेमोक्रेटाइज करना पड़ेगा और स्ट्रेंथन करना पड़ेगा चेंज लाने के लिए, है ना। तो हम ये कह सकते हैं कि यूजीसी एक इवोल्यूशनरी प्रोसेस है। इसे एक मतलब इट कैन नॉट हैपन इन अ वन डे, मतलब काफ़ी टाइम लगेगा, बहुत ही ज़्यादा इवोल्यूशनरी प्रोसेस है। लोगों को समझने में टाइम लगेगा, अपनाने में टाइम लगेगा। तो ये एक दिन में नहीं हो सकता, है ना। दिस इज नॉट हैपन इन अ वन डे। हमें इसके ऊपर डेलिब्रेशन और डिस्कशन करने की ज़रूरत है अमंग द मेंबर्स ऑफ वेरियस कम्युनिटीज टू रीच अ कॉमन ग्राउंड। तो ये हमने इसके वे फॉरवर्ड देख लिए। कंक्लूजन यही है कि कंक्लूजन में हम यही लिख सकते हैं कि हमारी जो भारत है वो सोशलिस्ट सेकुलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक है। डाइवर्सिटी काफ़ी ज़्यादा प्रिवेल करती है हमारे भारत में, एंड दिस इज़ द यूनिक फीचर ऑफ आवर कंट्री, है ना। डाइवर्सिटी इज अ यूनिक फीचर ऑफ आवर कंट्री। और ऐसी
इतनी डाइवर्सिटी में ऐसा लॉ लेकर आना काफ़ी ज़्यादा अनजस्ट हो जाएगा लोगों के लिए, है ना। एक ही जैसा लॉ सभी फेथ के लोगों के लिए, सभी रेस के लोगों के लिए, सभी रिलीजन के लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट कर देगा देश में। मतलब इसके बहुत ज़्यादा पॉजिटिव इफ़ेक्ट भी हैं और साथ ही साथ दूसरे पलड़े में इसके नेगेटिव इफ़ेक्ट्स भी हैं। सो दैट्स इट फॉर टुडे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।